तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि पिछले दिनों हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस, लैटिस, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे। आज भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ रहे हैं, तो यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के कुछ तो बेस होंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यूनिट सेल में किस लैटिस पॉइंट पर पाए जाते हैं, उस बेस पर यूनिट सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है सिंपल यूनिट सेल, जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। एक्चुअली यहां पर कहा जाता है कि व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन, यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पोजीशन पर ही हो, देख सकते हैं ये सभी क्या है, कॉर्नर पोजीशंस हैं, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, और पार्टिकल्स इसमें केवल और केवल कॉर्नर्स पर ही हैं। तो इस तरह के यूनिट सेल को आप या तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे या तो फिर सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या? और मैं आपको यहीं पर एक चीज बताता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। जो हमारे सामने ये यूनिट सेल नजर आ रहा है, इसमें एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे, जबकि अपने को दिखने में यहां पर टोटल 8 लग रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन ये हाँ है तो 8, लेकिन होंगे 1। क्योंकि यदि आपको पीछे का लेक्चर याद हो तो कॉर्नर पर हम लोगों ने क्या लिखा था, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। यानी कि यहां पर आपको मिल गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 1। इसी को कहा जाता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 1 होता है। जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। सैनी साहब और सेन साहब, आपके समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए मेरा फर्ज है पूछना। अब नंबर 2 में यहां पर जो सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई भी ऐसा यूनिट सेल जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, लेकिन कॉर्नर के अलावे भी किसी अदर लोकेशन पर पाए जाएंगे। यदि कॉर्नर के साथ साथ अदर लोकेशंस पर, अदर लैटिस पॉइंट्स के अंदर यदि पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसे आप कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहां पर डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन्स one or more constituent particles present at positions other than corners in addition to those at corners। यानी कि कॉर्नर के अलावे चाहे एक पार्टिकल हो या एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, यदि हैं तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाएगा। अब ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, इसका पिक्चर मैंने यहां पर क्यों नहीं दिया, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव सेल्स इज आल्सो 3 टाइप्स। जो ये नॉन प्रिमिटिव सेल्स होते हैं ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। अब नाम क्या क्या है, पहले हम लोग यहां पर नाम जान लेते हैं। एक आपके पास है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
इसको थोड़ा सा मैं डार्क ग्रीन कर लेता हूं, ये डार्क ग्रीन कर लेता हूं और बोल्ड भी कर देता हूं। तो यहां पर जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है इसी को कहा जाता है बीसीसी, याद रखिएगा। बी ये हुआ बी, ये हो गया सी और ये हो गया सी। तो बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, दोनों नाम है यहां पर। अब इसमें क्या होगा, नाम से पता लग रहा है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दो जगह होंगे। कहां कहां पर होंगे आप देख सकते हैं कि सभी कॉर्नर्स पर पिंक कलर के दिखा रखे हैं और इसके बॉडी के सेंटर में ये ब्लैक कलर का है। तो इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड इट्स बॉडी सेंटर, then such type of unit cell is known as BCC। समझ में आ गया क्या? और यदि आप यदि यहां पर हम लोग जेड की बात करें, जेड का मतलब समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो अब यहां पर देख लीजिए कि चूंकि कॉर्नर्स के ऊपर यहां पर है, यदि कॉर्नर्स के ऊपर यहां पर है, ये पॉइंट तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या? तो 1/8 इंटू 8 प्लस में यदि बॉडी सेंटर के अंदर है तो 1 इंटू 1, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या आपको याद रखना कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसमें जेड का वैल्यू 2 होता है। उसके बाद यहां पर है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है इसी को कहा जाता है, देखिए इसको या तो आप एफसीसी कह सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको आप यहां पर एफसीसी बोल सकते हैं, या तो फिर आप इसे सीसीपी भी बोल सकते हैं। कल के न्यूमेरिकल में मैंने आपको यह चीज बताया था कि एफसीसी और सीसीपी दोनों एक ही चीज है। चाहे आप एफसीसी बोलें या सीसीपी बोलें, दोनों एक ही चीज है, मीनिंग एक ही निकलता है। हालांकि बोलने में फर्क आ जाएगा। सीसीपी को बोला जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी को बोला जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह सभी कॉर्नर्स पर होंगे और सभी फेसेस पर होंगे। आप पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरीके से समझना है। पहले इसमें आप ये देख लें कि आपको पिंक कलर के बॉल्स दिखाई पड़ रहे होंगे और पिंक कलर के जो बॉल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी क्या है? ये कॉर्नर्स हैं। जरा ध्यान से देखिए, केवल पिंक वाले को देखना है। समझ में आ रहा है क्या? यस बहुत धीमी आवाज आई, इसका मतलब कुछ यस सर। समझ में आ गया ना? उसके बाद ब्लैक वाले को देखो। ब्लैक वाला क्या है? एक छत में है, यानी कि एक ऊपर में है और एक बॉटम में है। तो ये दोनों क्या हो गया? फेस हो गया। उसके बाद आप इस हल्के ब्लू वाले को देखें, ये जो ब्लू कलर का है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये दोनों ब्लू, ये आमने सामने की कोई दीवार है, यानी कि ये दो फेस हो गए। उसके बाद आप इस ग्रीन वाले को देख लें। चलिए इसको उठा करके मैं यहां पर रख देता हूं, इसको उठा करके यहां पर रख देता हूं। तो टोटल यहां पर दो ब्लैक वाले हो गए, यानी छत और फर्श। ये दो ग्रीन हो गए,
दो आमने सामने की दीवार, और ये दो ब्लू हो गए, ये दूसरे दो आमने सामने की दीवार। यानी कि सभी फेसेज पर पार्टिकल्स हैं, सभी कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हैं। तो यदि सभी फेसेज पर और सभी कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हों, इसी को कहा जाता है या तो एफसीसी, या तो फिर इसी को कहा जाता है सीसीपी। हालांकि हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, जरा देखता हूं कि आपके क्वेश्चन का मैं जवाब शायद दे ही दूं। ये मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की तैयारी कर रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या लग रहा है कि मैंने दो बर्फी जैसे कुछ रखे हैं, और यहां पर भाई इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं। इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने यहां पर कनेक्ट किया, इसको मैंने यहां पर कनेक्ट किया, और एक अंदर में ये कनेक्टेड है। मान लीजिए कि यही बॉक्स है, ये इस तरीके से हमने टेढ़ा कर दिया। अब इसको आपने इस कॉर्नर पर लगा दिया, इसको आपने इस कॉर्नर पर लगाया, इसको आपने इस कॉर्नर पर लगा दिया, इसे आपने इस कॉर्नर पर लगाया, और इसको आपने इस कॉर्नर पर लगाया। एक यहां पर इस कॉर्नर पर लगा, और एक जो है सो इस कॉर्नर पर आ गया, और एक कहां पर होगा, इसके अंदर यहां पर होगा। समझ में आ रहा है क्या? पीछे की ओर, हालांकि ये दिख नहीं रहा है। तो देखिए ऐसे ही बन गए क्या। उसके बाद क्या होगा, एक इस फेस पर होगा, एक इस फेस पर होगा, हालांकि ये डिसअपियर हो रहा है। एक इस फेस पर होगा, तो तीन फेस तो ऐसे नजर आ रहे हैं, और एक फेस इधर छुपा हुआ है, एक फेस इधर छुपा हुआ है, एक उधर छुपा हुआ है। तो समझ में आया क्या? यदि हम लोग इस तरीके से बनाते हैं तो इसी को कहा जाता है सीसीपी। अब सीसीपी क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, जब आगे के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। कोई डाउट यहां तक भाई? हेलो? नो सर। नो सर। अच्छा, सेन साहब और सैनी साहब, अब फटाफट मुझे यहां पर जेड का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए तो गलत या सही। कौन सी का सर? ये जो सामने में है एफसीसी, कल मैंने बताया था, रिकॉल कीजिए। देखो पार्टिकल्स कहां पर है, पिंक वाले कॉर्नर पर है क्या? कॉर्नर पे हाँ है यस सर। सर है। तो कॉर्नर पर है, तो इसके लिए आप 1/8 इंटू 8 लिख सकते हैं क्या? यस, एफ सी तो इज इक्वल टू 4 होती है सर। बिल्कुल सही, थैंक यू। तो याद ही यही था तो सर याद, सिंपल। डायरेक्ट याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब समझ में आ गया ना? यस सर। कहीं भी एफसीसी हो, कहीं भी सीसीपी हो, जेड पूछे तो 4 ही बोलना है। यस सर। हाँ ठीक। तो चलिए यहां पर सीधे मैं भी लिख देता हूं 4, जेड इक्वल टू हो जाएगा 4। एक होता है ईसीसी, हालांकि इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसे बोला जाता है एंड सेंटर्ड यूनिट या एंड सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सभी कॉर्नर्स पर होंगे, ये ग्रीन वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और
जो दो पार्टिकल्स होंगे वह किसी दो अपोजिट फेस पर होंगे, या तो एक छत में है तो दूसरा जमीन की ओर होगा, या वहां नहीं है, एक इस दीवार पर है तो इसका अपोजिट दीवार ये माना जाएगा, और यदि वो यहां पर नहीं है, ये सामने है, ये इसके सामने उधर रहेगा। ये समझ में आ गया क्या? यानी कि पार्टिकल्स कहां कहां पर होंगे? सभी कॉर्नर्स पर होंगे, पहली बात। और दूसरी opposite बात, होंगे, किसी दो अपोजिट फेस पर होंगे। yes, अब वो अपोजिट फेस ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, या ये और ये हो सकता है। या इसको सामने में तो दिखाने में बनेगा नहीं, इसलिए आपको सही समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक को ऊपर दिखा दिया और एक को नीचे दिखा दिया। अब यदि यहां पर z का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो z का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? देखिए, कॉर्नर पर 8 है, इसलिए आप यहां पर 1/8 तो लिख ही सकते हैं, इंटू 8। प्लस में क्या लिखेंगे? अब बताइए, कलाकारी यहां पर है, सोच करके बताइए। सर 6 6 नहीं लिखेंगे, 1/2 यही तो कलाकारी है। 2 into half. हाँ, 2 इंटू 1/2। बताता हूं कि क्यों। टू यहां पर हाँ, यहां पर बड़ा कर देता हूं, चिंता ना करें। ये देखिए, 1/8 तो आपने इसलिए लिखा चूंकि पार्टिकल्स कहां पर है? कॉर्नर पर है। 8 पार्टिकल्स हैं, इसलिए आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर हमने 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि फेस के ऊपर भी पार्टिकल्स हैं, और फेस पर जो शेयरिंग होता है वो 1/2 का होता है। अब इंटू यहां पर 2 लिखेंगे क्योंकि केवल दो ही फेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं, केवल दो ही फेस पर यहां पर पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि देखो ये 8 और ये वाला 8, ये दोनों कट गया, क्या मिला? 1। और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट गया तो यहां भी बचा 1। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? देख लीजिए सैनी साहब, समझ में आया क्या? यस सर, Yes, sir. हाँ, अब इसी को हमने यहां पर एक टेबल का रूप दे दिया। अब यहां पर टेबल को आपको याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। क्या भाई? तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, नंबर 1 में हमने लिखा प्रिमिटिव यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूब। इसमें z का वैल्यू कितना आया? 1 आया। बीसीसी में z का वैल्यू क्या आया? 2 आया। और एफसीसी या सीसीपी में z का वैल्यू कितना आया? 4 आ गया। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वापस उतारना सर टेबल में सर। टेबल में यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 यहां पर कैलकुलेट किए थे, z क्या? देख लीजिए, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। चलिए इसको अब मैं छोटा कर देता हूं, सही हो जाएगा। देखो, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। यस सर, प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपने z का वैल्यू 1 कैलकुलेट किया था। यस सर, यही चीज हमने यहां पर टेबल में लिख दिया कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है यहां पर z का वैल्यू 1 होगा। लिख दिया सर। उसके बाद आप यहां पर देखें नंबर 2 में, ये है आपका बीसीसी।
बॉडी बीसीसी में सेंटर्ड। जेड का वैल्यू 2 आ गया। यस सर। यहां पर आ जाइए टेबल में, बीसीसी है, जेड का वैल्यू 2 आ गया। कोई दिक्कत? 2 कहाँ पे है सर? ये बीसीसी है, BCC। यस सर। इसमें जेड का वैल्यू 2 आपने कैलकुलेट किया था। यस सर। यही चीज हमने यहां पर टेबल में लिखा कि बीसीसी में जेड का वैल्यू 2 है। टेबल में लिख कहाँ रखा है सर? 2 है। ये देखिए ना, चलो मैं बड़ा कर देता हूं। अब दिखाई पड़ रहा है क्या? ये देखो बीसीसी, जहां पर मेरा माउस घूम रहा है, BCC तो दिख रहा है सर, 2 नहीं दिख रहा। जेड दिखाई पड़ा, ये जेड हाँ। नहीं दिख रहा है क्या? अरे साहिल थर्ड लाइन में देख, थर्ड टोटल में थर्ड। चलो मैं पूरे को ब्लॉक बना रहा हूं, ये देखना। ओके सर। अब दिख वो सर स्क्रीन बड़ी कर रखी थी सर, मैंने छुप गया वो साइड में, दिख गया सर, दिख गया। अब दिख गया ना? यस सर, दिख गया सर। ठीक ठीक ठीक, चलिए अच्छी बात है। और सर चलिए, स्क्रीन बड़ी कर रखी ना सर, तो ये टोटल वाला हाँ, डब्बा था ना, ये लुक गया था सर। अब कोई दिक्कत नहीं, अब मिल गया ना? यस सर। अब उसी तरीके से एफसीसी में जेड का वैल्यू 4। 4 होता है, ये तो आपको याद ही हो चुका है। यस सर। तो हमने यहां पर अपने को क्या कर रहा है, केवल ये टेबल याद रखना है, क्योंकि यही पेपर में टेबल हमारी मदद करेगा। ओके सर। ये तो मैंने पीछे ये समझाया कि भाई ये आया कहां से, ठीक है। यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ। जैसे मान लीजिए कि एक बार मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूं समझाने के लिए। ये लाइन आपको ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है क्या? यस यस सर। तो ये क्या हो गया, ये किनारे की लंबाई हो गई। इसी को कहा जाता है एज लेंथ, ठीक है। एज यस सर। लेंथ का मतलब हुआ किनारे की लंबाई। एज लेंथ 12 होती इसी, है सर। ना कोई जरूरी नहीं 12, एज लेंथ किनारे की यस लंबाई। यस। आप तो 12 बोल रहे कि एज लेंथ की संख्या। आप तो ये गिनती करने लगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 साइड में 4 नीचे। वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस डब्बे से लेकर के, मैंने इस गोले से लेकर के इस गोले के बीच की दूरी। ओके सर। चलिए मैं अलग से एक और चीज ले लेता हूं। अब ये चीज मैं यहां पर दिखा रहा हूं, और ये वाला चीज मैं आपको यहां पर दिखा दिया। यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको कहा जाता है एज लेंथ। अब समझ में आया क्या भाई? ये चीज यस ये सर। वाला यस है, सर। और ये चीज ये वाला है, और इसके बीच की दूरी ये है। तो मैं इस दूरी की बात कर रहा हूं, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एज लेंथ। अब समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। हाँ, एज लेंथ को हमने यहां पर मान रखा है ए। एज लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। ए लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है? चलो मैं रेड कर देता हूं। अब दिखाई पड़ा? यस सर। ठीक है। अब यहां पर मैं इसके एक फेस के बारे में बात कर रहा हूं। वो फेस कौन कौन से हैं? ये वाला फेस है, ऊपर वाला, जहां पर कि 4 अभी मैंने गोले अलग से दिखा रखे हैं। 1 2 3 4,
4 गोले मिलकर के एक फेस बना रहा है क्या इस डब्बे का? इस क्यूब का एक फेस बना क्या? यस सर। यस सर। हाँ। अब यहां पर क्या है, मैं इसी फेस का एक अलग से स्ट्रक्चर यहां पर बना दिया। ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने यहां पर रख दिया, इसको उठा करके मैंने यहां पर रख दिया, इसको उठा करके मैंने यहां पर रखा, और इसको उठा करके मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, चूंकि सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, यहां पर डब्बे में तो खुला खुला दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के टच में होते हैं। तो जब आप देखेंगे तो हकीकत में वो इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए कि ये जो ब्लैक वाली डंडी जिसे मैं मूव करा रहा हूं, यदि आप यहां पर रखें तो यह भी एज लेंथ है, यहां पर रखें तब भी यह एज लेंथ है, या इसको आप घुमा करके ऐसे कर दें तब भी यह एज लेंथ ही है। इसका मतलब कि जरा सा देखिए, मैंने यहां पर थोड़ा साइड कर देता हूं ताकि पढ़ने में आपको आ जाए। यहां पर मैंने ABC लिख रखा है, दिखाई पड़ रहा है क्या ABC लिखा हुआ इस गोले के बीच में? यस सर। हेलो, सबों को दिखाई पड़ रहा है ना भाई? यस सर, ये यस सभी सर। वेरिएबल दिख रहे हैं सर, ABC। हाँ ठीक है। अब यहां पर आपको समझाने के लिए थोड़ा एक काम और कर लेता हूं। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं। कौन सा कलर कर लूं? रेड कर लेता हूं। और जरा मुझे ये बताना, ये जो रेड कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, केवल इतने दूरी को आप क्या कहेंगे? ए। नहीं, ये हो गया इस गोले का, इस स्फीयर का रेडियस। जरा ध्यान से देखो, यस सर। ये रेडियस बना क्या इस ए वाले सर्कल का, ये ए वाले स्फीयर का, ये क्या बन गया? रेडियस बना। और ऐसा ही मैं एक और ले लेता हूं, ये किसका रेडियस बन गया? ये दूसरे वाले का बन गया। बना क्या? यस सर। नहीं, नहीं समझ में आया? आ गया सर समझ में। हाँ, तो रिस्पॉन्स कीजिए। ये अब जरा सा देखो, यदि दोनों रेडियस को हम जोड़ दें तो AB के लंबाई के बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। अब आ जाइए यहां पर, हमने यहां पर लिखा है एज लेंथ या साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू A और रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू R। यानी कि जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है ये रेडियस है, तो इसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो ये ब्लैक कलर की पट्टी है ये साइड है यानी कि एज लेंथ है, इसको हमने A से रिप्रेजेंट किया। तो AB बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? AB इक्वल टू 2R, सॉरी 3R हो गया, 2R लिख सकते हैं क्या? जरा देखो, AB इक्वल टू 2R लिखा जा सकता है। हेलो, यस सर। और इसी को हम लोग एज लेंथ कहते हैं। AB की जो लंबाई है यही हमारा क्या है? एज लेंथ है। तो रिलेशन देखो डेवलप हो गया, A बराबर 2R।
क्या रिलेशन आया? ए बराबर A इक्वल टू 2R। यही चीज हमने यहां पर लिखा है, A इक्वल टू 2R। याद रहेगा? यस सर। हाँ, तो ये बात आपको याद रखना है कि जो सिंपल यूनिट सेल होगा सिंपल। इसमें एज लेंथ इक्वल टू 2R होगा। एज लेंथ इक्वल टू क्या होगा? 2R होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। परीक्षा चाहे जो भी हो। एक अब यहां पर समझते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इसको थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख देता हूं। वॉल्यूम ऑफ एटॉम्स और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हालांकि जो ये मैंने लिखा है अभी आपके समझ में नहीं आएगा, यहां पर आते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का वास्तव में मीनिंग क्या होता है ये समझना होगा। वास्तव में पैकिंग एफिशिएंसी का जो मीनिंग होता है, इसको मैं पहले नीचे लिख लेता हूं। या तो पैकिंग एफिशिएंसी लिखें, एक और होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को पहले समझते हैं। जब भी आपको कहा जाए कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या चीज होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए आप यहां पर लिखेंगे, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं और इस फॉर्मूले को याद रखना है। यहां पर याद रखना है जेड। जेड का मतलब समझ में आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हमारा होता है फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग एफिशिएंसी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद हुआ क्या? यस सर। हो गया सर। अब फॉर्मूला तो याद हो गया लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आया। अब मीनिंग समझना है। समझाओ सर। जैसे मान लीजिए कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, यस सर। उस कमरे का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उस कमरे का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो वो जो वॉल्यूम कहलाएगा वह कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे का जो वॉल्यूम होगा वह क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ। कोई बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। यहां तो तीन ही जुड़े हुए हैं, आप तीन में से ही कुछ बोल रहे हैं। पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे? अरे भाई जब कौन तक बोला बोलोगे था नहीं तो बता मैं दो सर को। समझाऊंगा कि। आवाज तो आई थी भाई थोड़ी। हाँ हो सकता है आजू बाजू में कोई बच्चे बोल रहे हैं, वो अलग बात है। साहिल सैनी। नो सर, मैं तो बोल रहा ही नहीं। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को आपने मान लिया यूनिट सेल। तो उस कमरे का जो वॉल्यूम होगा वह कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
अब उस कमरे में आप भी बैठे हुए हैं, सामान भी रखे हुए हैं, तो आप सभी क्या हो गए, उस यूनिट सेल के पार्टिकल्स हो गए। तो आप लोगों ने भी कुछ ऑक्यूपाई कर रखा होगा वॉल्यूम, कुछ आपने घेर रखा होगा। तो आप लोगों ने जो उस कमरे का जितना भी वॉल्यूम घेर रखा है वह कहलाएगा जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मान लीजिए कि आप उस कमरे में 4 बंदे बैठे हुए हैं, जेड तो यहां पर हो गया 4, और एक बंदे का जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं और सही समझ में आ जाए, मैं इसके जगह पर लिख रहा हूं। ओहो, ये तो पूरा ही सब हो गया। मैं इसके जगह पर लिख रहा हूं अरे स्फीयर का फॉर्मूला बताना, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। 4/3 होता है क्या? यस सर, 4/3 सर हर 4/3 है सर। 4/3। हाँ हाँ, 4/3। एक मिनट, 4/3 और पाई आर क्यूब होता यस है। सर। यस सर। बस, तो थोड़ी बहुत मुझे भी याद है। पाई आर, और आर के ऊपर क्यूब होगा। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ये वाला सिस्टम। ये हो गया आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम सर A³ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, देखिए तो अत्री को याद है। अतिरिक्त यार है सर। होशियार आप भी हैं, यस। बशर्ते कि मेहनत की यस जरूरत। सर। और क्या सर? हाँ, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए क्यूब। ये हो गया ए और ये हो गया क्यूब, और यहाँ पर लिख दिए पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये समझ में आ गया क्या? अब मान लीजिए कि पेपर में आपसे पूछ दिया गया कि सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। आप लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल यूनिट सेल। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, बहुत बड़ा हो गया। और यहां पर आप लिखते हैं भाई, इस फॉर्मूले को मैंने यहां पर कॉपी किया। हाँ सेन साहब, जी सर। जरा बताइएगा, पूछो सर, क्या पूछोगे? सिंपल यूनिट सेल में जेड का वैल्यू कितना होता है? क्या सर? सिंपल यूनिट सेल में जेड का वैल्यू कितना होता है? 2 सर। अभी टेबल नहीं, दोबारा देखो। 1। बिल्कुल सही, थैंक यू। तो जेड के जगह पर आपने क्या लिखा? 1 लिखा। यस सर। और यहां पर आई के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट क्या होता है? 14 क्या होता है भाई? बोलना तो। ये क्या होता है सर? यही होता है क्या? ये क्या होता है सर? 3.141। अरे पाई की वैल्यू। पाई की ओह सॉरी वैल्यू। सॉरी। पाई का यही होता है यस ना? सर। 1 लास्ट में 1 का तो पता नहीं सर। 3.1। मेरा कौन है? यस सर, इतनी होती है सर। ठीक है, तो यहां पर या तो आप 22/7 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं यस है। सर। ठीक है, आप यहां पर 22 लिख दो, 7 नीचे लिख देंगे, झंझट ही खत्म। अब तो समझ में आ गया। यस सर। और ये x की तरह दिखने में लग रहा है, तो इसको हटा करके यहाँ पर गुना का निशान लगाओ। यस सर।
तो धोखा हो जाएगा ना। आर ठीक है, की जगह क्या अब आर का तो कोई वैल्यू अपने को पता नहीं यस है, लेकिन अभी आपने पढ़ा था कि ए बराबर क्या होता है, टू जरा आर देखो 2r। तो जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर 2r लिख सकते हैं क्या? यस सर, और आर के लिए ए अपॉन और- 2। तो यहां पर आप कर दीजिए कि जहां पर ए लिखा हुआ है, जहां पर ए लिखा हुआ है यहां पर आप लिख दीजिए 2r। 2r लगा दीजिए। हो गया क्या? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. सैनी साहब नहीं बोल रहे हैं आ गया सर, आ गया। भाई। हाँ आ गया हाँ, ना? यस सर। सेन आपके समझ में आया? यस सर। अब देखो यहां पर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको उठा लेते हैं यहां पर। यदि 2r के पावर 3 है तो 2 के ऊपर पावर 3 हो तो इसको क्या लिखा जा 8R सकता है? 2 इंटू 2 इंटू, इसको लिख देंगे 8। ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं और r के ऊपर पावर 3 रह जाएगा। यस सर। अब r के ऊपर पावर 3 यहां भी है, यहां पर है, वो कट जाएगी सर ऊपर और नीचे। हाँ कट जाएंगे, यस सर। नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों कट जाएंगे यस क्या? सर। चलो इसको मैं कट कर देता हूं, यहां से इसको भी मैंने कट किया और यहां से भाई मैंने इसे भी कट कर दिया। ठीक है, 4 से अब यहां पर ये 4 है और यहां पर 8 है, कट सकता है यस क्या? सर, 2 बच गया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अब जरा देख लो, ये जो 3 था ये आ गया नीचे। अब ये जो 4 है, ये जो 8 है और ये जो 4 है, ये कट करके 1/2 हो जाएगा क्या? हेलो, यस सर, हो जाएगा सर। तो यहां पर आप लिख दीजिए ऊपर में 1 और नीचे में लिख दीजिए 2। अब यदि ये 2 आ गया तो क्या 22 को कट किया जा सकता है क्या? Yes, sir. तो यदि आप इसको कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 11 रह जाएगा। 0.52 आएगा सर आंसर। अब क्या आएगा अभी देखते हैं, जी सर। आंसर तो मुझे पता ही है। तो फाइनल ओवरऑल आपको यहां पर क्या मिला जरा देखिए। ओवरऑल अपने को यहां पर मिलता है, 11/2। यहां पर 11 डिवाइडेड बाय 21, यही मिलेगा ना? जी सर। Yes, sir. अब निकालते हैं कैलकुलेटर आपके नजर के सामने। चलो भैया निकल जा कैलकुलेटर। पूरी सुविधा। ऑल फैसिलिटी अवेलेबल हियर अंडर ए रूफ। वर्टिका कोचिंग सेंटर। अब 21 डिवाइडेड, सॉरी 11 डिवाइडेड बाय 21, देखो कितना आया भाई? 0.52। हाँ, मैक्सिमम 3 ये 4 डिजिट तक लेना चाहे तो ले सकते। यस सर। आपने यहां पर लिया 0. क्या आया था? 5
5 2 3 3 2 3 8. हाँ 2 3 था, यस सर, ठीक है। यस सर। अब ये देखो, इसको राउंडिंग ऑफ करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? इससे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, 0.63। इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0.524 हो जाएगा क्या? Yes, sir. देखो कैलकुलेशन उसमें क्या आया था, यही आया था, ठीक है। ये हमें क्या मिला? ये मिला पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन यदि आपको निकालना हो पैकिंग एफिशिएंसी, क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये होता पैकिंग फ्रैक्शन और इनटू 100 इंटू 100। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो भाई क्या मिलेगा आपको? यानी कि आप इसके जगह पर 0.00524 0.524 लिख दिए, नो सर। और इनटू में यहाँ पर 100। थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया है, ये बार बार दूसरी लाइन में चला जाता है। इक्वल टू देखिए 52.4% मिला क्या? Yes, sir. यस सर। ये आपका मिला पैकिंग एफिशिएंसी। ये क्या मिला आपका? पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो आज मैंने नोट्स भेजे हैं उसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से आपको मैं काम दे रहा हूं। ये तो मैंने आपको सिंपल यूनिट सेल का बताया। इसी तरीके से आप एफसीसी का निकालेंगे, बीसीसी का निकालेंगे, एचसीपी का निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है। उसमें सर कल संडे है। जेड की वैल्यू बढ़नी होती है हाँ, ना बोलिए। सर? जेड की वैल्यू और ए और आर के बीच रिलेशन, एज लेंथ सभी का अलग अलग और रेडियस ऑफ, सभी का अलग अलग होता है सर। हाँ सबों का अलग अलग है। वो आपके नोट्स में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ओके सर। यहाँ पर बताता हूँ। ये सिंपल हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड है, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यस सर। ठीक है। ये सीसीपी हो गया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सही समझ में आ जाएगा। यस सर, दिख गया सर। ये एचसीपी हो गया, सीसीपी हो गया, एफसीसी हो गया, सबों का सेम ही रहेगा। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको दिया हुआ है। ये देखिए 74% है। ओके, थैंक यू सर। तो इतना आप लोग कल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। यस सर। यस